Bismillahirrahmanirrahim. I welcome you to your planet of English. आज हम टेंसेस सीरीज में फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे। इसको फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर इंडेफिनिट भी कहा जाता है। ये कौन सा टेंस है? ये वो टेंस है, ये वो एक्शंस है जो फ्यूचर में होने वाले हो, अभी हुए नहीं। An action that will take place at some point after now. An action that will take place at some point in the future. ये अभी, इस लम्हे के बाद, 2 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, 1 घंटे बाद ये वाक़या होने वाला हो, तो हम उस सिचुएशन में, उस केस में इसी टेंस को इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इसके दो सिचुएशंस बन सकते हैं, दो केसेस इसके बन सकते हैं। या तो वो केस होगा फॉर्मल, ठीक है। फॉर्मल मीन्स जिस तरह ऑफिस में लोग बातें करते हैं या एक दूसरे को लेटर भेजते हैं या नोटिफिकेशन भेजते हैं, तो वो उसमें बहुत ज़्यादा वो फॉर्मल होते हैं, फॉर्मेलिटी शो करते हैं। या बिजनेस जो डीलिंग वगैरह होती है उसमें भी बहुत ज़्यादा लोग फॉर्मल होते हैं, बहुत इज्जत के साथ एक दूसरे के साथ डीलिंग करते हैं, उस सिचुएशन को फॉर्मल कहते हैं। या एजुकेशन में भी इस तरह है। सोशल भी कोई सिचुएशन इस तरह बन सकती है जिसमें बंदा बहुत ज़्यादा फॉर्मल हो, ठीक है। तो एक तो फॉर्मल कोई सिचुएशन होगा, उसी में हम इसे इस्तेमाल करते हैं। या इनफॉर्मल, दूसरा क्या होगा? इनफॉर्मल, जिसमें बंदा बहुत कैजुअल होता है, फ्रेंडली होता है, जैसे दोस्तों के साथ या कुछ ऐसे माहौल में जिसमें सारे एक दूसरे को जानते हो पहले से, तो जिस तरह उनकी जो चिल माहौल होता है, जिस तरह वो एक दूसरे से गपशप करते हैं, तो वो होता है इनफॉर्मल सिचुएशन। तो सबसे पहले हम इनफॉर्मल को पढ़ लेते हैं, इनफॉर्मल को, ठीक है। इसको पहले छोड़ दे, इस फॉर्मल को छोड़ दे, इस पे बाद में आते। फिर इनफॉर्मल में मजीद इसमें दो हालत हो सकते हैं, दो सिचुएशन इसमें हो सकते हैं। एक होता है इसमें एक अनप्लान्ड सिचुएशन, जिसकी पहले से कोई प्लानिंग नहीं हुई होती, और एक होता है इसमें प्लान्ड सिचुएशन, ठीक है। तो अनप्लान्ड कौन सा सिचुएशन होता है, इसको हम किस तरह पहचानेंगे कि ये कोई अनप्लान्ड बात हो रही है, कोई अनप्लान्ड सिचुएशन है, ठीक है। मैं पहले वो डिस्कस करना चाहता हूं। अगर मैं आपको एक मिसाल दे दूं कि मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे कॉल किया, वो मुझसे पूछ रहा है, मैं किसी और काम में बिजी हूँ, और उसने मुझे कॉल की और मुझसे पूछ रहा है कि आप आज चाय मेरे साथ पियोगे? वुड यू लाइक टू ज्वाइन मी फॉर द कॉफ़ी या फॉर द टी? तो मैं उसे उसी वक्त मैं उसे जवाब देता हूँ कि यस आई विल ज्वाइन यू फॉर द कॉफ़ी, ठीक है, या आई विल ज्वाइन यू टुडे। तो इस सिचुएशन में जो उसी वक्त, जिसका पहले से कोई प्लानिंग नहीं हुई हो, और उसने मुझे कॉल की और उसी वक्त मैंने बता दिया कि हाँ मैं चाय पे आ जाऊँ, कॉफ़ी पीने आ जाऊँगा, तो ऐसे सिचुएशन में भी हम इस टेंस को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है, वो हेल्पिंग वर्ब कौन सा हम यूज़ करेंगे? विल। उस वक्त हम किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे? विल की। ये जहन में रखें। ये इतनी सारी जो बातें मैंने की स्टार्ट से लेकर अभी तक, तो ये मैं इस पॉइंट पे आ रहा था कि इस केस में हम विल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जब कोई रैपिड डिसीजन हो, जब कोई डिसीजन आप ले अपने बोलने के वक्त, उसी वक्त रैपिडली आप डिसाइड कर लेते हो, तो उस केस में हम, जैसे मैंने यहाँ लिखा आई विल जॉइन यू फॉर अ कॉपी, ये क्या है? रैपिड डिसीजन है, क्योंकि उसने मुझे कॉल की, क्योंकि पहले से कोई प्लानिंग नहीं थी हमारी,
उसने कॉल की, मैंने बता दिया हाँ मैं आ जाऊँगा। समझ गए? या आई विल गो टू द रेस्टोरेंट टुडे, ये भी एक सिचुएशन हो सकती है। कोई दोस्त है, वही मिलता जुलता है, एक मिसाल दे रहा हूँ आपको, वो उसने मुझे बताया, ऑफिस में है, क्लास में है, कहीं पे भी, उसने मुझे कहा कि आज रोटी मेरे साथ खाओगे, और मैंने उसे कहा कि नहीं, आई विल गो टू रेस्टोरेंट टुडे। ठीक है, बस उसी वक्त मेरे जहन में आया कि जब मैं छुट्टी कर लूँगा मैं रेस्टोरेंट में चला जाऊँगा, पहले से कोई इरादा नहीं था, तो मैंने उसे बता दिया आई विल गो टू रेस्टोरेंट टुडे। तो एक तो ये है कि सिचुएशन क्या है, इनफॉर्मल, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, और दूसरी बात यह है कि ये डिसीजन जो मैं ले रहा हूँ ये एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग है, उसी वक्त बस मैंने ये रैपिड डिसीजन ले लिया है, कोई पहले से प्लानिंग नहीं थी। तो ये दोनों बातें यहाँ आप जहन में रखें। और दूसरा केस, जब कोई ऑलरेडी प्लान हो, प्री प्लान्ड हो, कोई एक्शन आप परफॉर्म करोगे लेकिन उसके लिए ऑलरेडी आपने प्लानिंग की हुई हो, तो फिर उस केस में हम विल इस्तेमाल नहीं करते, मीनिंग वही देगी आपको फ्यूचर की, लेकिन टेंस कंटिन्यूस होगी। ठीक है, गोइंग टू, इस विल की जगह हम गोइंग टू इस्तेमाल करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हम इस्तेमाल करेंगे। इज एम आर हम फिर सब्जेक्ट को देख के लगाते हैं, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है या ही शेड है तो हम इज गोइंग टू लगा लेते हैं। अगर सब्जेक्ट हमारे पास आई है तो आई एम गोइंग टू, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है या यू है या वी है या दे है तो उस केस में हम दे आर गोइंग टू। ठीक है, ये भी एग्जैक्टली इस चीज की मीनिंग यहाँ पे दे रही है, एग्जैक्टली इसी की वो क्या कहते हैं फ्यूचर ही दिखाती है। जिस तरह ये विल फ्यूचर को दिखाता है, इसी तरह ये भी फ्यूचर की तरफ इशारा करता है, लेकिन इसमें ये था कि ये अनप्लान्ड सिचुएशन में, और ये प्लान्ड सिचुएशन। प्लान्ड मीन्स जो ऑलरेडी आपने उसके लिए तैयारी की हुई होती है, कोई प्रिपेयर्ड प्लान आपके पास हो उसके लिए, उस एक्शन के लिए, तो ये उस केस में हम फिर इज गोइंग टू और गोइंग टू, एम गोइंग टू, इसी को इस्तेमाल कर लेते हैं, फिर विल यूज नहीं करते। जैसे ही इज गोइंग टू स्पेंड हिज वेकेशंस इन दुबई, मिसाल के तौर पे उसने ऑलरेडी छुट्टी भी ली है अपने काम से, उसने टिकट्स वगैरह भी कराए हैं, वीज़ा भी अप्लाइड है, सब कुछ रेडी है, तो इसका मतलब है ऑलरेडी प्लान्ड है। तो इस केस में हम विल की जगह क्या लगाएंगे, ही इज गोइंग टू स्पेंड हिज वेकेशंस इन दुबई, ये ऑलरेडी उसने प्लान की हुई है, तो हम विल नहीं लगाएंगे। इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम गोइंग टू का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ये याद रखे, जहन में रखे कि ये तब जब सिचुएशन क्या हो, इनफॉर्मल। ठीक है, ये तो इनफॉर्मल सिचुएशन की बात हो गई। इनफॉर्मल, फिर इनफॉर्मल में दो कंडीशंस आ गए, एक अनप्लान्ड और एक प्लान्ड। अनप्लान्ड के लिए विल एज अ हेल्पिंग वर्ब हम यूज कर लेते हैं जो फ्यूचर को जाहिर करता है, और प्लान्ड के लिए जो ऑलरेडी प्लान्ड हुआ हो तो उसके लिए गोइंग टू का इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, ये जहन में रखें। अच्छा, अब आते हैं फॉर्मल की तरफ। फॉर्मल बहुत सिंपल है क्योंकि इसमें ज्यादा बातें नहीं है, बस ये इतना ज्यादा डिटेल है। जब सिचुएशन फॉर्मल हो, चाहे ऑफिस में हो, चाहे बिजनेस कोई डील में हो, चाहे एजुकेशन में हो, चाहे कोई सोशल सिचुएशन में आप बहुत ज़्यादा फॉर्मल हो रहे हो, किसी भी जगह पे जब आप बहुत ज़्यादा फॉर्मल हो तो बस आप फिर क्या इस्तेमाल करेंगे, विल को ही यूज़ करेंगे। समझ गए? ऐसे कंडीशन में आप विल का इस्तेमाल करेंगे, ऐसे कंडीशंस में गोइंग टू की ज़रूरत नहीं है। समझ आ गई आपको? जब आपके पास कोई सिचुएशन फॉर्मल हो, चाहे रिटन फॉर्म में हो, चाहे स्पोकन में हो, किसी भी लिहाज से हो, लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा फॉर्मल हो या फॉर्मेलिटी शो करना चाहते हो तो उस दौरान आप क्या करेंगे,
विल का ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चाहे वो प्लान्ड हो या अनप्लान्ड हो, ऑलरेडी उसकी प्लानिंग हुई हो या नहीं हुई हो, उसी वक्त आप बता रहे हो, उसी वक्त आप कर रहे हो, ठीक है, या पहले से प्लानिंग की हुई हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर आप फॉर्मल हो तो बस आपको सिर्फ विल की ज़रूरत होती है, विल ही आप इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और ये जो बातें मैंने बताई, ये प्लान्ड और अनप्लान्ड, ये इनफॉर्मल सिचुएशन की बातें हैं। जब आप इनफॉर्मल हो उसी दौरान आप देखेंगे फिर कि अगर वो डिसीजन आपकी रैपिड डिसीजन है तो फिर आप विल को इस्तेमाल करेंगे, और अगर वो डिसीजन पहले से प्लान है तो फिर आप गोइंग टू का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अच्छा, फॉर द उर्दू स्पीकिंग स्टूडेंट्स या हिंदी स्पीकिंग स्टूडेंट्स, ये आइडेंटिफिकेशन उनके लिए है। अगर उर्दू में हम चाहते हैं कि हम इसे पहचाने, उर्दू जुमले में हम किस तरह इसे पहचानेंगे, तो हम क्या देखेंगे, हम इन अल्फाज को आखिर में पाएंगे, गा गे गी। जिस जुमले के आखिर में ये अल्फाज आए तो आपको पता चल जाएगा कि ये फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की सेंटेंस है। जब आपको ये पता चला कि ये फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की सेंटेंस है, तो फिर किस तरह आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, किस तरह उसकी फॉर्मेशन होगी। तो सबसे पहले अफर्मेटिव मैं समझा रहा हूँ। अफर्मेटिव आपको मैंने पहले भी बताया, ये वो जुमले हैं जिसमें अफर्मेशन हो, जो पॉजिटिव जुमले होते हैं। सब्जेक्ट लगा लेंगे, इसके बाद विल लगा लेंगे, और इसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, विल, वर्ब फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। एक और बात है इसमें जो मैं ऐड करना चाहता हूं, पहले जो ओल्ड फैशन जो ग्रामर थी, ओल्ड फैशन जो इंग्लिश थी, उसमें आई और वी, जब ये सब्जेक्ट आ जाते ना, आई और वी फ्यूचर में, तो फिर उसके साथ विल की जगह शल लगता था। लेकिन अभी वो ख़त्म हो गए हैं। वो ओल्ड फैशन है, कोई बोलना चाहे तो बोल सकता है, नहीं बोलना चाहे तो ज़रूरी नहीं है। बस विल सारे सब्जेक्ट के साथ विल ही लगाया जाता है। और मैंने आपको बता दिया कि गोइंग टू कौन सी सिचुएशन में इस्तेमाल होता है, बस उसके सिचुएशन, उस सिचुएशन को देखेंगे। अगर वो सिचुएशन आ रहा है जो इनफॉर्मल भी हो और प्लान भी हो ऑलरेडी, तो फिर गोइंग टू, वरना ये विल हर जगह पे इस्तेमाल होता है। शेल का इस्तेमाल अब नहीं है। बहुत ज़्यादा आप फॉर्मल होना चाहते हो तो लोग यूज़ करते हैं शेल, शेल यूज़ करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं, आप उधर शेल की जगह विल भी इस्तेमाल कर सकते। अच्छा, मैं पार्टी पे जाऊंगा, गा, तो देखे पहचान में आ गया। तो जब पहचान में गा गेगी आ जाए तो हमें पता चल गया कि ये फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की सेंटेंस है। तो उस केस में फिर हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट लगा लेंगे, विल एज अ हेल्पिंग वर्ब, और इसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सो आई विल गो टू द पार्टी। ठीक है, नेक्स्ट, हम चाय पिएंगे, हम चाय पिएंगे, तो गे आया ना आखिर में, सही है। तो इससे हमें अंदाजा हो गया कि ये फ्यूचर सिंपल टेंस की सेंटेंस है। तो किस तरह, वी सब्जेक्ट और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो वी विल टेक टी। ठीक है, वो खत पढ़ेगा, गा, आइडेंटिफिकेशन में देख ले, गा, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की सेंटेंस है। सब्जेक्ट ही, इसके बाद विल हेल्पिंग वर्ब रीड द लेटर। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब विल रीड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और इसके बाद ऑब्जेक्ट द लेटर। अच्छा, ये तो हो गए इसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अभी नेगेटिव की तरफ आते हैं। नेगेटिव में क्या हो जाता है, बस हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट को इंट्रोड्यूस करना है, नॉट को ही ऐड करना होता है। आई विल गो टू द पार्टी, मैं पार्टी पे जाऊंगा, मैं पार्टी पे नहीं जाऊंगा, सिर्फ
ये नेगेशन जो है, नेगेशन के लिए हमने नहीं, उर्दू जुमले में हमने उसकी एडिशन की, और इंग्लिश में देके हमने नॉट को इंट्रोड्यूस किया। आई विल नॉट गो टू द पार्टी। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सवालिया जुमले है। तो इंट्रोगेटिव में क्या हो जाता है, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट, वो फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, और इंट्रोगेटिव साइन। तो इंट्रोगेटिव किस तरह, क्या मैं पार्टी पे जाऊंगा, ये सवाल है, ठीक है। तो विल आई गो टू द पार्टी, तो ये हो गई इसकी इंट्रोगेटिव। ये टेंस मुकम्मल हो गया, ख़त्म हो गया। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई डिफ़िकल्टी हो, कोई मसला हो, तो आप अप्रोच कर सकते हैं कमेंट्स के ज़रिए। इंशाल्लाह मैं आंसर करूँगा। और आप ये करें कि इसे पढ़ने के बाद, इसे देखने के बाद आप इस पे थोड़ा सा खुद अपने आप से प्रैक्टिस करें, कुछ एग्जाम्पल्स, सेंटेंसेस आप खुद बनाएं। कोई मसला हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।